नमस्कार दोस्तों। अन अकेडमी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अन अकेडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है और जिस पर जुड़कर कोई भी प्रतियोगी छात्र किसी भी परीक्षा की तैयारी समुचित ढंग से अपने घर रह के कर सकता है। यदि आप अन अकेडमी से जुड़ते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, अनलिमिटेड एक्सेस का बेनिफिट प्राप्त होगा। अन अकेडमी से जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा, जो गूगल के प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। आई एम एन.पी. शुक्ला, चेयरमैन ऑफ अपेक्षा IAS प्रयागराज. I am guiding civil aspirant for the last 17 years for polity and constitution for prelims and mains examination. I also guide civil aspirant for international relation. I also conduct classes for interview for civil aspirant. Teaching and reading is my hobby, my passion. यदि आप अनअकैडमी से जुड़ते हैं तो देश के टॉप मोस्ट फैकल्टी से जुड़ने का एक सुनहरा अवसर आपको मिल सकेगा, जैसे सुदर्शन गुर्जर, मुंडल पटेल, प्रकाश कुमार, मुदित गुप्ता, रोमन सैनी, आयुष सांघी, अमन शर्मा, दीपांशु सिंह, आशीष मलिक जैसे एजुकेटर से आप जुड़ सकेंगे और इनके नॉलेज और एक्सपीरियंस का लाभ लेकर आप अपने सिविल सर्विसेज के ड्रीम टारगेट को अचीव कर सकेंगे। जैसा कि आपको पता है कि अनअकैडमी 15,500 से ज़्यादा कोर्सेस उपलब्ध कराता है, जिसके अंतर्गत पॉलिटी, गवर्नेंस एंड IR, ज्योग्राफी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, NCERT समरी है, हिस्ट्री है, ऑप्शनल कोर्सेस हैं, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है, आर्ट एंड कल्चर है, करंट अफेयर्स हैं, इंडियन इकोनॉमी है, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटजी है, आंसर राइटिंग कोर्सेस है। तो बहुत सारे कोर्सेस अन अकेडमी जो है उपलब्ध कराती है। इन कोर्सेस का लाभ आपको तभी मिल पाएगा, इन कोर्सेस से तभी आप जुड़ पाएंगे जब आप अन अकेडमी को सब्सक्राइब करेंगे, अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन आप लेंगे। यदि आप अन अकेडमी प्लस कोर्सेस से जुड़ना चाहते हैं तो इस कोर्सेस के जो लाभ हैं, इस कोर्सेस के जो बेनिफिट आपको मिलेंगे, उसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलेगी और स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल का लाभ आपको होगा। और इस अनअकैडमी प्लस कोर्स की जो फी डिसाइड की गई है, उसमें 1 मंथ की फीस जो है वो 9,000 रुपये है, 3 मंथ की फीस जो है 22,500 रुपये है, 6th मंथ की फीस जो है वो 40,500 रुपये है, 12 मंथ की फीस जो है वो 49,500 रुपये है, 24 मंथ की फीस जो है वो 72,000 रुपये है, 36 मंथ की फीस जो है वो 90,000 रुपीज़ है। लेकिन यदि आप इन कोर्स में जुड़ने के लिए, इनमें से किसी कोर्स में जुड़ने के लिए मेरे कोड NPS 10 का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें आपको 10% की छूट मिल जाएगी। जैसे जो एक मंथ का कोर्स है उसकी फीस जो 9,000 रुपये वो 8,100 रुपये हो जाएगी। 3 मंथ का जो कोर्स है 22,500 रुपये फीस है वो 20,250 रुपये हो जाएगी। 6th मंथ का जो कोर्स है उसकी फीस 40,500 रुपये है, वो 36,450 रुपये हो जाएगी। 1 ईयर का कोर्स जो 49,500 है उसकी फी आपकी 40,550 रुपये हो जाएगी। 2 ईयर का जो मतलब फी है वो 72,000 रुपये है, वो आपका 64,800 रुपये हो जाएगा। 3 ईयर की फीस जो 19,000 है, 90,000 रुपये है, वो आपकी 81,000 रुपये हो जाएगी। तो एक बड़ा लाभ आपको मिलेगा यदि आप मेरे कोड NPS 10 के माध्यम से अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करते हैं। इसी प्रकार यदि आप अनअकैडमी आइकॉनिक कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, उस कोर्स को लेना चाहते हैं, तो ये सुविधाएं और बढ़ जाती हैं और विस्तृत हो जाती हैं। जैसे
इसके तहत आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेंगे, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलेंगी, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल्स मिलेंगे, पर्सनल कोच, पर्सनल मेंटर मिलेंगे जो आपको उस कोर्स के लिए स्पेशली गाइड करेंगे। डेली मेंस क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस कराई जाएगी, स्टडी प्लानर की सुविधा होगी, पर्सनलाइज्ड फीडबैक आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब इसकी 1 ईयर की फीस 69,500 रुपये है, 2 ईयर की फीस 1,07,000 रुपये है और 3 ईयर की फीस 1,41,000 रुपये है। लेकिन यदि आप मेरे कोड NPS 10 का इस्तेमाल करते हैं, उसको यूज करते हैं, मेरे कोड के माध्यम से आप इस कोर्स को लेते हैं, तो आपको इस फीस में 10% की एक बड़ी छूट, उसका एक बड़ा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। जैसे आप देखें कि जो 12th मंथ की फीस है वो 69,500 रुपये है, लेकिन यदि आप मेरे कोड के थ्रू जाते हैं, NPS 10 के थ्रू जाते हैं, तो ये फीस आपकी 62,550 रुपये हो जाएगी। अगर आप 1 ईयर की 2 ईयर की क्या नाम है सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जिसकी फीस 1,07,000 रुपये है, NPS 10 कोड के तहत जा रहे हैं, तो आपकी फीस जो है 96,300 रुपये हो जाएगी। 3 ईयर्स की जो फीस 1,41,000 रुपये है, मेरा कोड अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो फीस आपकी 1,26,900 रुपये हो जाएगी। तो एक बड़ा लाभ आपको NPS कोड के 10 के थ्रू जुड़ने से मिलेगा। इसी प्रकार आप जो है अनअकैडमी जो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, उसमें ऑप्शनल कोर्स के लिए भी जुड़ सकते हैं, ऑप्शनल विषय को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आप ऐसा करते हैं, इस कोर्स से जुड़ते हैं, तो इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो 1 महीने का जो है वो 5,000 रुपये है, 6 मंथ का मतलब 6 महीने की फीस 22,500 रुपये है, 1 साल की फीस जो है 27,500 रुपये है, 2 साल की फीस 40,000 रुपये है और 3 साल की फीस 50,000 रुपये है। लेकिन यहाँ भी वो सुविधा आपको अनअकैडमी के द्वारा प्रोवाइड की गई है कि यदि आप मेरे रेफरल कोड NPS 10 के तहत इन कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसमें आप 10% डिस्काउंट आपको यहाँ भी मिलेगा और 1 महीने की फीस आपकी 4,500 रुपये हो जाएगी, 6 महीने की फीस आपकी 20,250 रुपये हो जाएगी, 1 साल की फीस आपकी 24,750 रुपये हो जाएगी और 2 साल की फीस आपकी 36,000 रुपये हो जाएगी, 3 साल की फीस आपकी 45,000 रुपये हो जाएगी। तो ये आपको एक बड़ा लाभ अनअकैडमी के द्वारा दिया जाता है। पिछले लेक्चर पर मैंने चर्चा किया था कैबिनेट मिशन से पूर्व जो क्रिप्स मिशन योजना थी वो क्यों फेल्योर हुई, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने किन कारणों से उन्हें मानने से अस्वीकार कर दिया था, लिहाजा वो योजना जो है वो विफल हो गई। इसको लेकर गांधी जी ने उसकी आलोचना की कि ये उत्तर दिनांकित चेक है। नेहरू जी ने कहा कि डूबते बैंक के द्वारा निर्गत किया गया है। आदि आदि मतलब इस पर आलोचनाएं की गई और उसे डिनाई कर दिया गया भारत के दोनों राजनीतिक दलों के द्वारा। उसके बाद भारत में तमाम ऐसी घटनाएं हुई जो ब्रिटिश सरकार के विपक्ष साबित हुई, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन, शिमला समझौता असफल हो गया। उसके बाद आप जानते हैं आज़ाद हिंद फौज सेना की विचारण जो शहनवाज खान और क्या नाम है PK सहगल, गुरबख्श सिंह जो ढिल्लो, इनके खिलाफ जो ट्रायल ब्रिटिश सरकार कर रही थी पर राजद्रोह का सेडिशन का मुकदमा चला रही थी, इसके विरुद्ध भारत में एक बड़ा जन असंतोष उभर कर सड़कों पर आया, तो ये उसके विरुद्ध गया। 1946 में नौसैनिक विद्रोह हुआ, ये उसके विरुद्ध गया और 1946 में पुलिस बल ने विद्रोह कर दिया, स्ट्राइक कर दी, डाक विभाग ने उसने स्ट्राइक की, रेलवे ने स्ट्राइक करने की धमकी दे दी, तमाम किसान और श्रमिक आंदोलन किए। तो पूरी तरह से भारत में ब्रिटेन के विरुद्ध जैसे एक हवा सी बह रही थी। इन्हीं परिस्थितियों का आकलन करते हुए ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि अब भारत के संवैधानिक समस्या का समाधान प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है और उसी के चलते उसने कैबिनेट मिशन एक 3 सदस्यीय दल का गठन किया, जिसको भारत की संवैधानिक समस्या का निराकरण करने के लिए भारत भेजा।
इसकी जो थी प्रमुख चीजें, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात चूंकि इंग्लैंड ने पहले आश्वासन दे रखा था कि युद्ध में विजयी होने के बाद वो भारत को स्वशासन का अधिकार दे देंगे, इस युद्ध के पश्चात ब्रिटिश सरकार की स्थिति दयनीय हो गई। कैसे दयनीय हो गई? हमने आपको बताया कि भारत छोड़ो आंदोलन, शिमला समझौते की असफलता जो थी, और जो आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के विरुद्ध सेडिशन लगाया गया था, उस सेडिशन के विरुद्ध जो जन आक्रोश सड़कों पर आया, मतलब एक बड़ा असंतोष विद्रोह के रूप में सड़कों पर आया। नौसैनिक विद्रोह हुआ, पुलिस विद्रोह किया गया, किसान आंदोलन, श्रमिक आंदोलन जो किए गए, इससे ब्रिटिश सरकार की स्थिति दयनीय हो गई और अब भारतीय साम्राज्य पर नियंत्रण रखना सरल नहीं रह गया था। बार बार पुलिस, सेना, कर्मचारी, श्रमिकों का विद्रोह हो रहा था, इसलिए अब ये संभव नहीं लग रहा था कि ब्रिटिश सरकार जो है वो यहाँ पर मतलब भारतीय साम्राज्य पर वो नियंत्रण रख सके। ये चीजें अधिक दिनों तक भारतीय साम्राज्य को सुरक्षित रख पाना इंग्लैंड के लिए असंभव सा होता जा रहा था। अतः भारतीय राजनीतिक परिस्थितियों का अध्ययन करने और समस्या का निदान खोजने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक प्रतिनिधि मंडल 23 मार्च 1946 को भारत भेजा। इस प्रतिनिधि मंडल ने लॉर्ड बेवेल तथा भारतीय नेताओं से मिलकर एक योजना तैयार की और इसी योजना को कैबिनेट मिशन योजना के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में स्वराज लाना था तथा स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा गठित करने के संबंध में उसे सुझाव देना था, उसे एक प्रस्ताव पारित करना था। 23 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया, दिल्ली में ये पहुंचा। इस मिशन में उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों का एक 3 सदस्यीय दल भेजा था। इन 3 सदस्यीय दल में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स स्वयं शामिल थे, जो क्रिप्स मिशन के दौरान आ चुके थे, किस प्रस्ताव को लेके आ चुके थे। वो ब्रिटेन में व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। दूसरे जो सदस्य थे, जो लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस, जो उस समय भारत राज्य सचिव थे, और इस दल का उन्हें अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। इन्हीं लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस के नेतृत्व में ये कैबिनेट मिशन भारत आया था। और जो तीसरे सदस्य थे, एबी अलेक्जेंडर, जो ब्रिटेन में नौसेना मंत्री थे, इस 3 सदस्यीय दल को लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार भारत भेजा, भारत की संवैधानिक समस्या का हल प्रस्तुत करने के लिए। एक बार पीसीएस प्री में पूछा था कि कैबिनेट मिशन योजना का नेतृत्व किसने किया था, तो जाहिर सी बात है क्योंकि इस दल का अध्यक्ष, इस मिशन का अध्यक्ष बनाया गया था लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस को, जो तत्कालीन भारत राज्य सचिव भी थे। तो इसका नेतृत्व लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस ने किया था। 24 मार्च 1946 को कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन के समक्ष ये मांग रखी कि संविधान के प्रारूप को तैयार करने हेतु संविधान सभा बुलाई जाए, भारत को स्वतंत्र घोषित किया जाए तथा अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। ये मांग कांग्रेस की तरफ से की गई। कैबिनेट मिशन आया भारत में, जो कैबिनेट मिशन जिस समस्या के निराकरण के लिए भारत आया था, उसी समस्या के निराकरण की मांग कांग्रेस के द्वारा इस रूप में की गई कि कैबिनेट मिशन पहले तो एक संविधान सभा बुलाए, एक ऐसी संविधान सभा जो संविधान के प्रारूप को तैयार कर सके, जिस संविधान के माध्यम से स्वतंत्र भारत की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाए, उसका एक प्रारूप तैयार करने के लिए एक संविधान सभा बुलाई जाए, एक संविधान सभा का गठन किया जाए। दूसरी चीज, भारत को स्वतंत्र घोषित किया जाए, जिसकी मांग हम पिछले कई वर्षों से तमाम संघर्षों को करते हुए आ रहे थे, तथा ये भी कहा गया अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। अंतरिम सरकार मतलब एक टेम्परेरी गवर्नमेंट का गठन किया जाए, एक अस्थायी सरकार का गठन किया जाए, जो भारत की शासन व्यवस्था का संचालन कर सके। मतलब तत्कालीन भारतीय व्यवस्था को संचालित करने के लिए एक अस्थायी सरकार का गठन किया जाए, ये मांग रखी गई
कांग्रेस के द्वारा। मुस्लिम लीग जो है उसकी मांग थी कि पश्चिमोत्तर और पूर्व में जो मुस्लिम बहुल प्रांत थे उन्हें मिलाकर पाकिस्तान नामक मुस्लिम राज्य का निर्माण किया जाए, क्योंकि मुस्लिम लीग अभी तक उसकी ये मांग और सशक्त हो गई थी भारत के विभाजन की मांग। उसका मानना था कि भारत में जो पश्चिमोत्तर में और पूर्व में, भारत के पश्चिमोत्तर और पूर्व में जो मुस्लिम बहुल प्रांत हैं, जहां पर मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है, उन प्रांतों को भारत से निकालकर एक मुस्लिम राज्य का निर्माण किया जाए जिसे पाकिस्तान नाम से जाना जाएगा। इस तरह की मांग रखी थी मुस्लिम लीग ने, किंतु कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की इस मांग को अस्वीकार कर दिया। लेकिन उसने एक ऐसी संवैधानिक यंत्र रचना बनाई जिससे हिंदुओं को तो संयुक्त भारत का भ्रम होता रहेगा, किंतु यह रचना इतनी शिथिल, इतनी क्षणभंगुर थी कि आगे चलकर कोई भी राज्य भारत से अलग हो सकता था। इस प्रकार लीग को जो देने से इनकार किया जा रहा था वह उसे सरलता से प्राप्त कर लेगी। मतलब इसमें एक बड़ी षड्यंत्र की बू सी आ रही थी, एक मतलब कह लीजिए कि भारत के साथ एक कॉन्स्पिरेसी की जैसे एक गंध सी आ रही थी। कहा तो गया कि मुस्लिम लीग द्वारा जो मांग की जा रही भारत के विभाजन की उसको हम नहीं मानेंगे, लेकिन जो संवैधानिक सुझाव प्रस्तुत किए गए उसमें इस तरह के प्रावधान थे कि आगे चलकर कोई भी प्रांत भारत से अलग हो सकेगा। तो जाहिर सी बात है, जब इस तरह का प्रावधान था तो मुस्लिम लीग तो वही मांग रही थी। इसका मतलब था कि मुस्लिम लीग को जो चीजें प्रत्यक्ष रूप से दिए जाने से मना किया गया उसे वो बैक डोर से, मतलब खिड़की के रास्ते से प्राप्त कर ली। इस प्रकार की एक रचना बनाई गई कैबिनेट मिशन के द्वारा। कैबिनेट मिशन में कहा गया कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत यह प्रस्ताव किया गया कि भारत राज्यों का संघ होगा जिसके अंतर्गत 3 प्रमुख विषय होंगे: विदेश, प्रतिरक्षा और संचार। ये 3 विषय जो है वो होंगे, क्या नाम है, संघ के अधीन। शेष जो विषय होंगे वो प्रांतों के अधीन होंगे। कैबिनेट मिशन का मानना था, सुझाव था, उसने प्रस्ताव किया कि प्रांतों को 3 समूहों में बांटा जाएगा: समूह का, समूह खा, समूह गा। समूह खा के अंतर्गत 6 हिंदू बहुमत वाले राज्य को शामिल किया जाएगा। जो हिंदू बहुमत वाले राज्य हैं, जहां पर हिंदुओं की बहुलता है, उन राज्यों को समूह का में रखा जाएगा। समूह खा के अंतर्गत पंजाब, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, सिंध तथा बलूचिस्तान के मुस्लिम बहुल प्रांतों को रखा जाएगा। और समूह गा के अंतर्गत मुस्लिम बहुमत वाले राज्य उड़ीसा तथा बंगाल को रखा गया। और यह प्रावधान किया गया कि प्रत्येक समूह का अपना पृथक संविधान तथा सरकार होगी। इस प्रस्ताव के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि जब संघ और समूह अपने संविधान और सरकारों का निर्माण कर लेंगे तो आगे चलकर प्रांतों को संघ से अलग होने का अधिकार होगा। यही मैं बात कर रहा था कि कैबिनेट मिशन के द्वारा एक ऐसे संवैधानिक यंत्र की रचना की गई जिसमें हिंदुओं को तो संयुक्त भारत का भ्रम होता रहेगा, लेकिन ये रचना इतनी शिथिल, इतनी कमजोर थी, इतनी लचीली थी कि आगे चलकर कोई भी प्रांत संघ से अलग हो सकता था। जैसा कहा गया ना कि जब संघ अपना संविधान का निर्माण कर लेगा, समूह अपने संविधान का निर्माण कर लेंगे, तो आगे चलकर किसी प्रांत को संघ से अलग होने का अधिकार होगा। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने भारत में तत्कालीन एक अंतरिम सरकार की स्थापना तथा संविधान सभा के गठन व संविधान निर्माण हेतु एक योजना प्रस्तुत किया। योजना के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान थे। मतलब 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोषणा कर दी कि वो इस प्रस्ताव में किन किन चीजों का उल्लेख कर रही है, किन क्या क्या प्रावधान इस प्रस्ताव में किए गए हैं। इसमें कहा गया कि भारत एक संघ होगा
जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देसी रियासतें शामिल होंगी। संघीय विषयों में विदेश प्रतिरक्षा और संचार के अतिरिक्त सभी विषय एवं अवशिष्ट शक्तियां, मतलब संघीय विषयों के अतिरिक्त विदेश प्रतिरक्षा और संचार के अतिरिक्त सभी विषय एवं जो रेडियोरी पावर थी, जो अवशिष्ट शक्तियां थी, उन्हें प्रांतों को में निहित किया गया, उन्हें प्रांतों को सौंपा गया। संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देसी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा। ये प्रावधान कैबिनेट मिशन में किया गया था। इसमें प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाएगा, न कि वयस्क मताधिकार के आधार पर। यह प्रावधान किया गया कि सामान्यतया 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए चुना जाएगा। अब यहाँ जो ध्यान देने योग्य बात है कि संविधान सभा के लिए सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी 389 की चर्चा में आगे करेंगे। 389, इस 389 सदस्यों को विभिन्न प्रांतों तथा देसी रियासतों के बीच कैसे बांटा जाए, कैसे उन्हें आवंटित किया जाए, किस राज्य को कितनी संख्या संविधान सभा में दी जाए, किसी देसी रियासत को संविधान सभा में कितनी संख्या आवंटित की जाए, ये एक अहम मुद्दा था। अब अगर ऐसे कर दिया होता कि भाई चलो ठीक है, लॉटरी सिस्टम से किसी राज्य से इतने सदस्य होंगे, किसी दूसरे राज्य से इतने सदस्य होंगे, तो जिस राज्य से ज्यादा सदस्य लिए जाते संविधान सभा में, जिससे कम लिए जाते, तो कम वालों का यह आरोप होता, कम वालों की शिकायत होती कि हमको संविधान सभा में उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए कैबिनेट मिशन ने एक योजना प्रस्तुत की, एक तरीका, उसने एक नियम बनाया कि विभिन्न राज्यों के बीच संविधान सभा में सीटों का आवंटन उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर किया जाएगा। कहने का मतलब है, जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा होगी वहां से जो स्वाभाविक बात फिर ज्यादा आएंगे, जिसकी कम है वहां से ज्यादा कम आएंगे। इसके लिए नियम बनाया गया, ये कहा गया कि किसी भी राज्य से 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि लिया जाएगा। ये करने के पीछे मूल मकसद ये था, क्योंकि इसमें लोकतांत्रिक मूल्यों को समाहित किया गया कि किसी भी राज्य की जनसंख्या चाहे कम हो चाहे अधिक हो, लेकिन उस राज्य में रहने वाले प्रत्येक नागरिक का प्रतिनिधित्व संविधान सभा में बराबर मात्रा में सुनिश्चित हो सके। और यही स्थापित करने के लिए ये नियम बनाया गया कि विभिन्न राज्यों की जनसंख्या जो है उससे जो प्रतिनिधि लिए जाएंगे, तो उसके लिए फार्मूला बनाया गया कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए चुना जाएगा। अच्छा, पुनः प्रांतों के लिए जो संख्या आवंटित हुई इस फार्मूले के तहत कि किसी प्रांत के लिए जो संख्या निर्धारित हुई, इसको फिर से विभाजित किया गया कि उस प्रांत में निवास करने वाले प्रमुख जातियों के बीच मतदाताओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। कौन कौन? सामान्य, मुस्लिम तथा सिख। तो इनके बीच पुनः उस राज्य के लिए जो संख्या एलोकेटेड की गई, जो निर्धारित की गई, जो नियत की गई, उस संख्या को उस राज्य के इन 3 प्रमुख समुदायों के बीच 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि लिए जाने का प्रावधान किया गया। क्योंकि उसे भी जनसंख्या के आधार पर जिस समुदाय के ज्यादा लोग होंगे उनके ज्यादा प्रतिनिधि संविधान सभा में आएंगे, जिनके कम होंगे उनके कम प्रतिनिधि संविधान सभा में आ सकेंगे। यह सामान्य का मतलब था कि वो जनसंख्या जो सिख और मुस्लिम नहीं है। सिख केवल पंजाब के लिए प्रावधान किया गया था और प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि विधानमंडल में अपने समुदाय द्वारा चुने जाएंगे, ये प्रावधान किया गया। जैसा कि मतदाताओं को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया, सामान्य, मुस्लिम तथा सिख। सिख को केवल पंजाब में। देसी रियासतों के सदस्यों का चुनाव समझौता समिति, जो कि प्रांतों से संविधान सभा के लिए चुने गए सदस्यों से गठित होगी, एवं देसी रियासतों की ओर से गठित समिति के बीच
पारस्परिक विचार विमर्श किया जाएगा। मोटी मोटा अगर आप समझें तो देशी रियासत के सदस्यों का चुनाव नहीं किया जाना था। देशी रियासत के कोटे से जो सदस्य संविधान सभा में आएंगे वो उस रियासत के शासक के द्वारा उन्हें नॉमिनेट किया जाएगा, उन्हें मनोनीत किया जाएगा, उनका नाम निर्देशन किया जाएगा। अगर हम संविधान सभा की संरचना की बात करें, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होंगे, उन कुल सदस्यों में कितने प्रांतों से होंगे, कितने देशी रियासतों से होंगे या और कहां से लिए जाएंगे, तो इस सारी प्रक्रिया को संविधान सभा की संरचना के तहत हम अध्ययन करते हैं। अब संविधान सभा कैबिनेट मिशन के द्वारा यह तय किया गया कि संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे, मतलब 389 सदस्यीय संविधान सभा गठित करने का प्रस्ताव कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब ये कहा गया कि इस 389 सदस्यों में से 292 प्रतिनिधि जो ब्रिटिश प्रांतों से लिए जाएंगे, 93 प्रतिनिधि जो होंगे वो प्रिंसली स्टेट से मतलब देशी रियासतों से लिए जाएंगे, 4 प्रतिनिधि वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से लिए जाएंगे। संविधान सभा के 389 सदस्यों में से 296 सदस्यों के निर्वाचन का प्रावधान किया गया। अच्छा, यहां मुझे लगता है कि आप 292 जो प्रतिनिधि ब्रिटिश प्रांतों से लिए जाएंगे, 93 देशी रियासतों से, इन्हें आप शायद समझ पा रहे होंगे। 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे। 3 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के लिए थोड़ा सा दुविधा होगी आपके मन में कि ये कैसा क्षेत्र था। अगर हम इसे वर्तमान भारत से तुलना करें, वर्तमान भारत के से अगर हम इसको कंपेयर करें तो शायद इसको हम समझने में ज्यादा समर्थ हो जाएंगे। अभी जो वर्तमान भारत में 28 राज्य हैं और आप जानते हैं कि इस समय 9 संघ शासित प्रदेश हो गए हैं, मतलब केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो वर्तमान भारत में जो स्थिति संघ शासित प्रदेशों की है, ब्रिटिश भारत में वही स्थिति, वही स्टेटस, वही दर्जा चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों का था। संविधान सभा के 389 सदस्यों में से 296 सदस्यों, 296 मतलब जो 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि के रूप में शामिल किए गए थे तथा 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के प्रतिनिधि के रूप में शामिल किए गए थे, इनका 292 प्लस 4 सदस्यों के बारे में निर्वाचन कराने का प्रावधान किया गया। जबकि 93 सदस्य जो देशी रियासतों के कोटे से आने थे, देशी रियासतों के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा में जिनको शामिल किया जाना था, उनके लिए निर्वाचन का प्रावधान नहीं किया गया। उनके लिए नाम निर्देशन का प्रावधान किया गया, उनके लिए मनोनयन का प्रावधान किया गया। उनके मनोनयन के लिए उस देशी रियासत के शासक को, उसके निजाम को ये पावर दी गई, ये ताकत, शक्ति दी गई कि वो नाम निर्दिष्ट करें अपने यहाँ के ऐसे, अपने प्रिंसली स्टेट के ऐसे सदस्यों को जो संविधान सभा के सदस्य होंगे। तो इस प्रकार संविधान सभा की जो संरचना बनाई गई थी वो निर्वाचित भी थे और गैर निर्वाचित भी थे। हालांकि इसको लेके आलोचना भी की जाती है कि संविधान सभा क्या सचमुच में वो जन संप्रभुता के सिद्धांत को वो पुष्ट कर पाती है। पहली बात तो इसमें 93 सदस्य जो थे वो जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं थे, जो शासकों के द्वारा मनोनीत किए गए थे। दूसरी बात, जो 296 सदस्य निर्वाचित भी हुए थे उनका प्रत्यक्ष निर्वाचन जनता के द्वारा नहीं किया गया था। तो इस इशू को लेके कुछ लोगों के द्वारा सवाल उठाया जाता रहा है कि संविधान सभा क्या वास्तव में जन प्रतिनिधि सभा है, जनता का सचमुच में प्रतिनिधित्व करती है। तो इसमें कोई शक नहीं है। बेशक उनका निर्वाचन जो है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा नहीं किया गया था, लेकिन संविधान सभा में जो भी सदस्य शामिल थे जिनकी भारत के स्वाधीनता संग्राम में एक अग्रणी भूमिका थी, तो जाहिर सी बात है कि अगर जनता को प्रत्यक्ष रूप से चुनना होता
जनता को प्रत्यक्ष रूप से अपनी राय व्यक्त करनी होती कि संविधान सभा में किसे शामिल किया जाए, तो जनता शायद क्या बिल्कुल उन्हीं लोगों के पक्ष में अपनी राय व्यक्त करती जिन्हें संविधान सभा का परोक्ष रूप से सदस्य बनाया गया। तो इसलिए यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि संविधान सभा जनप्रतिनिधि संस्था थी कि नहीं थी, वो बिल्कुल परोक्ष रूप से जनप्रतिनिधि एक संस्था के रूप में ही थी। 14 जून 1946 को कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों ने इस योजना को स्वीकृति दे दी। हालांकि हिंदू महासभा तथा साम्यवादी दल ने इसकी कटु आलोचना की। इनकी कट आलोचना करने का वही आधार था जिसका मैंने भी जिक्र किया कि संविधान सभा जो है वो भारतीय जनता का मतलब डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पा रही है। ये तो मतलब संविधान सभा गठन की बात थी। जब कैबिनेट मिशन आया तो कांग्रेस ने मांग की कि भाई संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए संविधान सभा गठित की जाए। दूसरी मांग उसकी क्या थी कि अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। तो अंतरिम सरकार की स्थापना के प्रश्न पर कांग्रेस का मुस्लिम लीग से मतभेद हो गया। मुस्लिम लीग ने दावा किया कि वो कांग्रेस के बिना ही अंतिम सरकार का निर्माण कर लेगी, लेकिन वायसराय ने मुस्लिम लीग के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। अंतरिम सरकार क्या थी? अंतरिम सरकार का गठन क्यों किया गया? कांग्रेस ने अंतिम सरकार के गठन की मांग क्यों की थी? तो इसके पीछे एक बड़ा मनोविज्ञान था। असल में मांग भी की जा रही थी कि भारत का शासन भारतीयों द्वारा चलाया जाए। ब्रिटेन जो है वो भारत से अपनी सत्ता, अपने सर्वोच्च शक्ति की समाप्ति घोषणा करे, और इसके लिए ये जरूरी था कि एक तत्कालीन भारतीय राज व्यवस्था के तत्कालीन संचालन के लिए एक सरकार का गठन किया जाए। अंतरिम सरकार इसलिए कहा गया कि ये सरकार केवल तब तक काम करती रहेगी जब तक कि संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण नहीं कर लिया जाता, और उस संविधान के तहत निर्वाचन के पश्चात एक स्थायी सरकार अस्तित्व में नहीं आ जाती, तब तक ये सरकार काम करती रहेगी। और इसी प्रकार कैबिनेट मिशन द्वारा भारतीय राष्ट्रवादियों की या कांग्रेस की मांग के अनुरूप भारतीय राज व्यवस्था के तत्काल संचालन हेतु एक 14 सदस्यीय अंतरिम सरकार का गठन किया गया। आरंभ में मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग इस अंतरिम सरकार में आधे सीटों को, आधे विभागों को चाह रही थी कि उसे आधे विभाग उसको दिए जाएं, आधे कांग्रेस अपने पास रखे, लेकिन कांग्रेस से सहमत नहीं थी। इसलिए मुस्लिम लीग ने आरंभ में अंतरिम सरकार में शामिल होने से मना कर दिया था, लेकिन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड बेबल के प्रयासों से मुस्लिम लीग अंतिम सरकार में शामिल होने के लिए तैयार हो गई, सहमत हो गई। इस प्रकार अंतिम सरकार की जो संरचना थी वो निम्नलिखित थी। अब इस पर सवाल पूछा गया है कि अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू को पद नाम क्या दिया गया था? उन्हें जो पोस्ट दी गई थी, उन्हें जो पद दिया गया था, उस पद का नाम क्या था? उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया था, उन्हें राष्ट्रपति बनाया गया था, उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया गया था, उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया था, मतलब किस नाम से उन्हें ये पद प्रदान किया गया था, ये सवाल पूछा गया था। तो हम बता रहे हैं आपको, आपकी जानकारी के लिए, कि जवाहरलाल नेहरू का जो पद नाम दिया गया था उन्हें उपाध्यक्ष कहा गया था, उन्हें उपराष्ट्रपति कहा गया था, उन्हें वाइस प्रेसिडेंट कहा गया था। अंतिम सरकार में वो प्रधानमंत्री नहीं थे। अंतिम सरकार में उनका जो पदनाम था वो वाइस प्रेसिडेंट था, उपाध्यक्ष था, उपराष्ट्रपति पदनाम से जाने गए थे। तो जो अब इन्हीं के निर्देशन में, इन्हीं के नेतृत्व में, इन्हीं की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। और जो विभाग दिए गए थे उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को सूचना व गृह विभाग दिया गया था, बलदेव सिंह को रक्षा विभाग दिया गया था, जान मथाई को उद्योग विभाग दिया गया था, सी राजगोपालाचारी को शिक्षा विभाग दिया गया था, C.H. भाभा को खनन व बंदरगाह विभाग दिया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य व कृषि विभाग दिया गया था,
जगजीवन राम को श्रम विभाग दिया गया था। तो ये अभी मंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू से लेके मतलब आसफ अली तक, आसफ अली को रेलवे विभाग, ये 9 मंत्री जो थे ये कांग्रेस के कोटे से अंतिम सरकार में शामिल किए गए थे। चूंकि लॉर्ड बेबल के प्रयासों से मुस्लिम लीग भी अंतिम सरकार में शामिल होने के लिए सहमत हो गई, उसे मना लिया गया था। तो इसमें जो 5 मंत्री थे वो मुस्लिम लीग के कोटे थे, जैसे लियाकत अली, इन्हें वित्त विभाग दिया गया था। आई चुनरीगर, जिन्हें वाणिज्य विभाग दिया गया था। अब्दुल रब नस्कर, जिन्हें संचार विभाग दिया गया था। G.A. मंडल, इन्हें विधि विभाग सौंपा गया था। और G.K. खान, इन्हें स्वास्थ्य विभाग दिया गया था। तो ये 5 मंत्री लियाकत अली, आई चुनरीगर, अब्दुल रब नस्कर, G.A. मंडल तथा G.K. खान मुस्लिम कोटे से अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे। कहने का मतलब है कि वित्त विभाग, वाणिज्य विभाग, संचार विभाग, विधि विभाग और स्वास्थ्य विभाग ये मुस्लिम लीग को दिया गया था, जबकि रेल विभाग, श्रम विभाग, खाद्य एवं कृषि विभाग, खनन व बंदरगाह विभाग, शिक्षा विभाग, उद्योग विभाग, रक्षा विभाग, सूचना व गृह विभाग ये कांग्रेस को दिया गया था। और सरकार की अध्यक्षता का पद, सरकार की अध्यक्षता पद भी कांग्रेस को दिया गया था, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये थी अंतिम सरकार की संरचना, ये था अंतिम सरकार का गठन। और ये प्रावधान किया गया कि ये सरकार तब तक भारत की राज व्यवस्था का संचालन, भारत के प्रशासन व्यवस्था का संचालन तब तक करती रहेगी जब तक संविधान निर्मात्री सभा संविधान का निर्माण नहीं कर लेती और उस निर्मित संविधान के तहत एक अस्थायी सरकार का गठन नहीं कर लिया जाता है। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन, अब इसमें जैसा कि मैंने जिक्र किया कि 389 सदस्यों में से 296 सदस्यों के लिए निर्वाचन कराए गए थे। 292 जो ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे उनके लिए निर्वाचन का प्रावधान किया गया, और 4 जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे, जिन्हें मुख्य उपायुक्त क्षेत्र कहा गया, उनके प्रतिनिधि थे। तो 292 और 4 सदस्यों के लिए निर्वाचन कराया गया। अब यहाँ एक अहम जानकारी है कि संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन में कुल कितने राजनीतिक दलों ने भाग लिया था, और जिन राजनीतिक दलों ने भाग लिया था निर्वाचन के पश्चात उनकी दलीय स्थिति क्या थी मतलब उन्हें कितनी सीटें मिली थी, या इस पर कई सवाल बनते हैं कि सबसे ज्यादा सीट किसको मिली थी, किस दल को मिली थी, या कितनी सीटें मिली थी, मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली थी, या दूसरे नंबर पर कौन था, कितने स्वतंत्र उम्मीदवार विजयी हुए थे। इस तरह के सवाल इस पर पूछे जाते हैं। तो संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन में कुल 9 राजनीतिक दलों ने भाग लिया था, और चुनाव के उपरांत इन राजनीतिक दलों की जो दलीय स्थिति थी तो उसमें कौन कौन दल शामिल हुए थे और उन्हें कितनी सीटें मिली थी। तो कांग्रेस 208 सीटें उसे मिली थी, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थी, यूनियनिस्ट पार्टी को 1 सीट मिली थी, यूनियनिस्ट पार्टी एससी को 1 सीट मिली थी, यूनियनिस्ट पार्टी मुस्लिम को 1 सीट मिली थी, अछूत जाति संघ को 1 सीट मिली थी, कृषक प्रजा पार्टी को 1 सीट मिली थी, सिख पार्टी को 1 सीट मिली थी, साम्यवादी दल को 1 सीट मिली थी, और 8 स्वतंत्र उम्मीदवार, 8 निर्दलीय उम्मीदवार भी विजयी होने में कामयाब हुए थे। तो इस प्रकार जो 296 सदस्यों को चुनाव कराया गया, इन 296 सदस्यों के चुनाव में कुल 9 राजनीतिक दलों ने भाग किया, जिनकी जो मतलब कांग्रेस, मुस्लिम लीग, यूनियनिस्ट पार्टी एससी, यूनियनिस्ट पार्टी मुस्लिम, अछूत जाति संघ, कृषक प्रजा पार्टी, साम्यवादी दल, सिख पार्टी और स्वतंत्र उम्मीदवारों की संख्या 8 थी। मतलब कांग्रेस को सर्वाधिक ज्यादा सीटें मिली थी 208, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थी, बाकी जो 7 छोटे छोटे राजनीतिक दल थे उन्हें 1-1 सीटें मिली थी, और 8 जो है स्वतंत्र उम्मीदवार विजयी हुए थे। और आप जानते हैं मुस्लिम लीग इस चुनाव में अपने इसी खराब प्रदर्शन को देखते हुए
अपनी दयनीय स्थिति को देखते हुए उसने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था। उसकी चर्चा हम आगे करते हैं। मुस्लिम लीग को इस चुनाव परिणाम से घोर निराशा हुई। अपने परफॉर्मेंस को देखते हुए, अपने दलीय दयनीय स्थिति को देखते हुए वो काफी निराश हुई और 8 अगस्त 1946 को कांग्रेस की कार्य समिति ने प्रस्ताव पारित कर अंतरिम सरकार बनाने की योजना स्वीकार कर ली। अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को अपना कार्यभार संभाला और पंडित नेहरू इसके अध्यक्ष बने थे और आगे चलकर वायसराय की सलाह पर मुस्लिम लीग ने अक्टूबर 1946 में सरकार में शामिल होना स्वीकार कर लिया। लेकिन सरकार को सहयोग देने के बदले हमेशा उसके कार्य में अड़ंगा डालती रही। कैबिनेट मिशन ने भारत के विभाजन का मार्ग तैयार कर दिया था। संविधान सभा की कार्यवाही। चुनाव के उपरांत संविधान सभा की जो पहली बैठक आयोजित की गई थी वो 9 दिसंबर 1946 को चुनाव हो गया। दलों की जो स्थिति थी आपने देख लिया कि कुल 9 राजनीतिक दल ने भाग लिया था। उसमें किसको ज्यादा सीटें, कम सीटें, कैसी, कितने स्वतंत्र उम्मीदवार, इन सारी चीजों के बाद संविधान सभा की कार्यवाही को आरंभ करने के लिए, संविधान निर्माण की प्रक्रिया को आरंभ करने के लिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किया गया। और इस प्रथम बैठक के दौरान संविधान सभा के द्वारा संविधान के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इस बैठक के लिए अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अस्थायी अध्यक्ष का मतलब था कि स्पेशली इसी प्रथम बैठक के लिए उन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया तथा देशी रियासतों का भी कोई प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि देशी रियासतों ने पहले से ही मतलब संविधान सभा की कार्यवाही में मतलब शामिल होने का बहिष्कार किया था, उन्होंने मना कर दिया था, उन्होंने डिनाई कर दिया था। इस प्रथम बैठक के दौरान कुल 211 सदस्य शामिल हुए। 389 में से केवल 211 सदस्य शामिल हुए। कारण है कि पहली बात तो मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया, दूसरी बात देशी रियासतों ने बहिष्कार किया, देशी रियासतों का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ, तो कुल 211 सदस्य ही इसमें शामिल हो पाए। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के द्वितीय बैठक के दौरान, मतलब संविधान सभा की द्वितीय बैठक जो आहूत की गई, द्वितीय बैठक जो आयोजित की गई, इस द्वितीय बैठक के दौरान संविधान सभा के द्वारा सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष या सभापति नियुक्त किया गया। मतलब संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति द्वितीय बैठक के दौरान की गई थी और संविधान सभा ने बिल्कुल सर्वसम्मति से, कंसेंसस से, फुल कंसेंसस से, पूर्ण सहमति से वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मतलब ये राय प्रकट की गई पूरी सहमति से कि हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में संविधान निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। एक बात और आप जान लें कि संविधान सभा पहले इस पर आम राय कायम कर चुकी थी कि हम संविधान निर्माण की प्रक्रिया में जो कुछ भी करेंगे वो पूर्ण सहमति से करेंगे। इसे बहुमत से निर्णय नहीं लिया जाएगा, इसमें वोटिंग के द्वारा निर्णय नहीं लिया जाएगा, बल्कि जब तक संविधान सभा के सारे सदस्य उस इशू पर सहमत नहीं होंगे, अपनी स्वीकृति और सहमति प्रदान नहीं करेंगे, तब तक उस प्रावधान को संविधान में शामिल नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए संविधान सभा के द्वारा जो कुछ भी निर्णय लिया गया वो बहुमत के आधार पर लिया गया निर्णय नहीं था, बल्कि टोटल सहमति के आधार पर लिया गया निर्णय था, पूर्ण सहमति के आधार पर लिया गया वो निर्णय था। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, जिस दिन संविधान सभा के द्वारा उस स्पेशल बैठक को प्रेसिडाइज करने के लिए
उस स्पेशल बैठक की अध्यक्षता करने के लिए संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के द्वारा पूर्ण सहमति से, सर्वसहमति से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और ये संकल्प लिया गया, ये कमिटमेंट लिया गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के निर्देशन में संविधान सभा जो है वो संविधान निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। इसी प्रकार 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार किए गए उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। ये सारी घटनाएं अभी आप देख रहे हैं कि 2-2 दिन के अंतराल पर हो रही हैं। 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर। 13 दिसंबर की तिथि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर सवाल पूछे जाते हैं। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किए गए ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन को, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान के मूल सिद्धांतों तथा शासन व्यवस्था की रूपरेखा बताई गई थी। मतलब उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था जिसे जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया था। तो इस प्रस्ताव में मतलब हम जिस संविधान निर्माण की प्रक्रिया पर कार्य करने चल रहे हैं उसी कार्य की एक रूपरेखा थी। उसी जिस संविधान के द्वारा हम शासन व्यवस्था की स्थापना करेंगे वो शासन व्यवस्था कैसी होगी, उस शासन व्यवस्था के मूल सिद्धांत क्या होंगे, उसी की एक संक्षिप्त रूपरेखा दी गई थी उद्देश्य प्रस्ताव में। उद्देश्य प्रस्ताव एक प्रकार का कह लीजिए अधिनियम था जिसमें यह बताया गया था कि स्वतंत्र भारत के लिए हम जो संविधान बनाएंगे उस संविधान के द्वारा हम भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था को स्थापित करने जा रहे हैं, हमारे यहां शासन का स्वरूप क्या होगा, हम लोकतंत्र बनेंगे कि राजतंत्र बनेंगे, हम कुलीन तंत्र बनेंगे कि हम अधिनायक तंत्र बनेंगे। इसी के बारे में एक संक्षिप्त एक आइडिया थी, एक विचार था उद्देश्य प्रस्ताव में। उद्देश्य प्रस्ताव आप पढ़ेंगे तो आपको विदित होगा कि उद्देश्य प्रस्ताव में ही बात निहित कर दी गई थी, ये बात स्पष्ट कर दी गई थी कि भारत में लोकतंत्र को अपनाया जाएगा, भारत में सत्ता और शक्ति अंतिम रूप से जनता में निहित होगी। ये मांग उद्देश्य प्रस्ताव में ही थी, ये बात उद्देश्य प्रस्ताव में ही निहित थी। संविधान सभा द्वारा इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। अभी दोनों तिथियां आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, 13 दिसंबर 1946 भी और 22 जनवरी 1947 भी। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन को, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के समक्ष उसकी सहमति प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया गया था। 22 जनवरी 1947 जो दूसरी महत्वपूर्ण तिथि है ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन के कंसर्न में, उसके संबंध में 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव में निहित सिद्धांतों के संबंध में विचार करने के लिए, उस पर राय बनाने के लिए संविधान सभा के द्वारा अपनी सहमति प्रदान कर दी गई। इस प्रकार ये उद्देश्य प्रस्ताव उन भावनाओं तथा इच्छाओं का सूचक था जिनकी उपलब्धि के लिए हम भारतवासी पिछले कई वर्षों से संघर्ष कर रहे थे। यही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना का आधार बना और इसी ने संपूर्ण संविधान के दर्शन को मूर्त रूप प्रदान किया। इस प्रकार उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिए जाने के पश्चात संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने हेतु तमाम समितियों का गठन किया गया। इस उद्देश्य प्रस्ताव में जो मुख्य बातों का उल्लेख किया गया था
उसमें पहली बात कही गई थी कि संविधान सभा के द्वारा भारत के लिए जिस संविधान का निर्माण किया जाना है, उस संविधान सभा के द्वारा भारत में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य घोषित किया जाएगा। उद्देश्य प्रस्ताव की पहली बात, उद्देश्य प्रस्ताव में जिस बात का उल्लेख किया गया था, वो पहली बात कही गई थी कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न टोटल सोवरेन स्टेट के रूप में इस्टेब्लिश किया जाए। दूसरी बात जो इसमें कही गई थी कि जो संप्रभुता होगी, संप्रभुता अब समझ रहे हैं कि निर्णय लेने की अंतिम शक्ति जिसमें होगी, टोटल संप्रभुता जो होगी, अंतिम पावर जो होगी, वो जनता में निहित होगी। और यही बात कि शक्ति जनता में होगी, सत्ता जनता में होगी, संप्रभु जनता होगी, लोकतंत्र की स्थापना करता है। तो उद्देश्य प्रस्ताव में ही लोकतंत्र की स्थापना की बात कह दी गई थी। इसी प्रकार उद्देश्य प्रस्ताव में इस बात का उल्लेख किया गया था कि हम जिस संविधान का निर्माण करेंगे, उस संविधान के द्वारा भारतीय गणराज्य में, भारतीय गणतंत्र में सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक समानता की गारंटी दी जाएगी। भारतीय राज्य में सभी नागरिकों को, उद्देश्य प्रस्ताव में इस बात का उल्लेख भी था कि भारतीय राज्य में, भारतीय गणतंत्र में, भारतीय गणराज्य में सभी नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति, थॉट एंड एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। संस्था या संघ बनाने की स्वतंत्रता प्राप्त होगी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन गठित करने की, कोई भी कन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइज करने की स्वतंत्रता प्राप्त होगी, कोई भी प्रोफेशन करने की स्वतंत्रता प्राप्त होगी, व्यवसाय, और किसी भी धर्म व मत को, किसी भी रिलीजन को मानने या न मानने की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। ये इन बातों का उल्लेख किया गया था, इस बात का उल्लेख किया गया था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में, उद्देश्य प्रस्ताव में। इसी तरह उद्देश्य प्रस्ताव में इस बात का वो उल्लेख किया गया था कि भारत में स्वतंत्रता के बाद वे समूह, वे समुदाय जो विकास की मुख्य धारा से कटे हुए हैं, उन्हें विकास के मुख्य धारा में शामिल करने के लिए, जैसे जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, जो अनुसूचित जाति समूह के लोग हैं, जो अनुसूचित जनजाति समूह के लोग हैं, जो अति पिछड़े वर्ग के समूह के लोग हैं, इनके रक्षोपाय, इनकी सुरक्षा के लिए उपाय भी संविधान में किए जाने चाहिए। मतलब एक सेफ्टी मेजर इन्हें प्रोवाइड किया जाए, रक्षोपाय इन्हें प्रदान किया जाए, एक सिक्योरिटी, एक सेफ्टी इन्हें दी जाए, जिसके माध्यम से ये राज्य के विकास की मुख्य धारा में शामिल हो और राज्य के जो आर्थिक स्रोत हैं, आर्थिक संसाधन हैं, उनका उपयोग भी ये अपने हित में कर सकें। उद्देश्य प्रस्ताव में इस बात को स्पष्ट किया गया था कि भारत की एकता को स्थापित करने का पुख्ता प्रावधान संविधान के द्वारा किया जाए। ये तमाम बातें, इन तमाम चीजों का जिक्र, उल्लेख जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव में किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के बाद, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया, जैसे ही 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, फिर संविधान का जो प्रारूप था, उस प्रारूप के एक एक बिंदु पर विचार विमर्श करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख समितियों का गठन किया गया। कई समितियां थी, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण समितियां थी। देखिए, संविधान निर्माताओं का या हमारे राष्ट्रवादियों का मत था कि स्वतंत्रता के बाद जिस संविधान की हम रचना करें, जिस संविधान के माध्यम से देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाएगा, जिस संविधान के माध्यम से देश को हम विकास के पथ पर आगे बढ़ाएंगे,
वो संविधान एक श्रेष्ठ संविधान बन सके, उस संविधान में कोई चूक न रह जाए, कोई कमी न होने पाए। इसलिए उसके एक एक बिंदु पर विचार करने के लिए कई समितियों की सहायता भी ली गई, कई समितियों की मदद ली गई। उसमें समितियों में स्पेशल लोगों को शामिल किया गया, संविधान सभा के कुछ सदस्यों को बनाकर कि भाई आप संविधान के प्रारूप में जो इस बात का उल्लेख किया गया इस पर विचार करेंगे, मूल अधिकारों के बारे में आप विचार करेंगे, डीपीएसपी के बारे में आप विचार करेंगे, राष्ट्रपति के संदर्भ में आप विचार करेंगे। तो कहने का मतलब है कि संविधान के जो विविध प्रावधान थे, उस विविध प्रावधानों पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा तो कर ही रही थी कलेक्टिवली, सामूहिक रूप से। इसके अलावा संविधान सभा द्वारा जो उस प्रारूप पर विचार विमर्श किया गया, विचार विमर्श के बाद जो निर्णय लिया जाए, उस निर्णय में कोई चूक न रह जाए, उस निर्णय में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए उन प्रारूप के विविध प्रावधानों पर विशेष रूप से विचार करने के लिए समितियों का गठन किया गया और उस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया कि इनकी अध्यक्षता में, इनके निर्देशन में समिति जो है संविधान के इस प्रावधान पर विचार करेगी। जैसे नियम समिति थी, संचालन समिति थी, रियासत समिति थी। इन तीनों समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सलाहकार समिति थी जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सलाहकार समिति की दो उप समितियां थीं, जिसमें पहली थी मूल अधिकार उप समिति जिसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी साहब थे। दूसरी समिति जो उप समिति थी सलाहकार समिति की, उसे अल्पसंख्यक उप समिति कहा गया जिसके अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी साहब थे। इसी प्रकार संघ संविधान समिति, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघ शक्ति समिति, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति, अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, उस समिति का नाम था प्रारूप समिति, ड्राफ्ट कमेटी कहा गया। प्रारूप समिति को मसविदा समिति, मसौदा समिति के नाम से भी इसे जाना जाता है और अंग्रेजी में इसी को ड्राफ्ट कमेटी के नाम से जाना जाता है। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। पूरे संविधान के निर्माण में सबसे महती भूमिका, सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसी समिति का था। क्योंकि इसी समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसने संविधान के निर्माण में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इसीलिए सम्मानवश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है। प्रारूप समिति कैसे अस्तित्व में आई? तो 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के द्वारा एक संकल्प पारित करके 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसे प्रारूप समिति क्यों कहा गया? इसका नाम प्रारूप समिति क्यों रखा गया? क्योंकि संविधान का प्रारूप जो बना था, उस प्रारूप, संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए, उस प्रारूप के एक एक बिंदुओं पर गहन विश्लेषण और संश्लेषण करने के लिए, गहराई से उसका अध्ययन करने के लिए, उसका ऑब्जर्वेशन करने के लिए इस समिति को बनाया गया था। संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श के लिए इस समिति को गठित किया गया था। इसीलिए इसे प्रारूप समिति के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, क्योंकि आप जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो संविधान सभा के, यकीनन आप कह सकते हैं कि सब कानूनी रूप से, कानूनों की जानकारी के आधार पर उनके पास कानून में 3 पीएचडी की डिग्री थी। उन्होंने इंग्लैंड से, अमेरिका के विश्वविद्यालयों से कानून में डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की थी। इसीलिए उन्हें इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, क्योंकि वो कानून के एक बड़े जानकार थे। कानूनों की बड़ी गहरी समझ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को थी। इसी उद्देश्य से संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा
उन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इसके अन्य सदस्यों, चूंकि 7 सदस्यीय समिति थी, अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 6 अन्य सदस्य, जिस पर भी आपसे सवाल पूछा जाता है, कभी कोई अध्यक्ष सदस्यों के बारे में सवाल पूछ दिया जाता है और सदस्यों को लेके आगे चलकर जो कुछ बदलाव हुए हैं उन बदलावों के रेफरेंस में भी, उनके कॉन्टेक्स्ट में भी सवाल पूछा जाता है। तो इसके अन्य सदस्यों में अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन गोपाला स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, मोहम्मद सैयद सादुल्ला, एन माधव राव बाद में प्रारूप समिति के सदस्य बनाए गए। पहले बीएल मित्र साहब इसके सदस्य थे, लेकिन बीएल मित्र साहब ने वो स्वास्थ्य कारणों से, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था बीच में, इसलिए उन्होंने त्यागपत्र दिया। तो उनके स्थान पर एन माधव राव को प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया। डीपी खेतान आरंभ में शामिल नहीं थे। सॉरी, 1948 में इनकी मृत्यु हो गई। डीपी खेतान जो है वो आरंभ से ही शामिल थे, लेकिन 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु हो गई। तो इनकी मृत्यु के पश्चात टीटी कृष्णाचारी को प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया। तो जो परिवर्तन किया गया प्रारूप समिति के बारे में, उसमें 2 परिवर्तन थे। पहले मूल प्रारूप समिति में बीएल मित्र थे, लेकिन बीएल मित्र ने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया, तो उनके स्थान पर एन माधव राव को प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया। इसी प्रकार मूल समिति में डीपी खेतान साहब उसके सदस्य थे, लेकिन चूंकि 1948 में उनकी मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के पश्चात टीटी कृष्णाचारी को प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया। तो ये बीच में कुछ परिवर्तन किया गया था प्रारूप समिति के सदस्यों को लेकर। 29 अगस्त 1947 को गठित हुई, जो डेट आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो तिथि आपके लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण तिथि है प्रारूप समिति के संदर्भ में, वो है 21 फरवरी 1948 को। 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति ने अपनी सिफारिश संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत की। कहने का मतलब है कि संविधान के प्रारूप के विविध पक्षों पर विचार विमर्श करते हुए, संश्लेषण विश्लेषण करते हुए, उसका आकलन करते हुए, उसका सर्वे करते हुए अपनी सिफारिश संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत की। तो उसमें क्या चीजें जोड़ी जाएं, क्या घटाई जाएं, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या गैर इंपॉर्टेंट है, इन सारे इशू पर एक लंबी अवधि तक विचार विमर्श करने के उपरांत प्रारूप समिति ने अपनी सिफारिश संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत की। इस सिफारिश में प्रारूप समिति ने जो सिफारिश की, उसने कहा कि संविधान में 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां होनी चाहिए। ये मत था, ये सिफारिश थी प्रारूप समिति का। संविधान सभा के सदस्यों, प्रांतीय विधान मंडलों तथा जनता को इस प्रारूप संविधान पर विचार विमर्श करने के लिए तकरीबन 8 महीने का समय दिया गया तथा उनसे प्राप्त सुझावों के परिप्रेक्ष्य में संविधान का दूसरा प्रारूप अक्टूबर 1948 में तैयार किया गया। इस संशोधित प्रारूप का पहला वाचन, कहने का मतलब है कि प्रारूप समिति ने सिफारिश की, उसमें जो अनुच्छेद, जो अनुसूचियों का प्रावधान किया गया था, उसके परिप्रेक्ष्य में चूंकि प्रांतीय विधानमंडलों और जनता को भी, संविधान सभा के और सदस्यों को भी उस पर विचार विमर्श करने का एक अवसर दिया। वही जो प्रारूप समिति ने सिफारिश की है, 315 अनुच्छेद हो, 8 अनुसूचियां हो, उस पर विचार कर लिया जाए, किसी और बढ़ाया जाए, इसे और घटाया जाए, मतलब क्या किया जाए, इसके लिए राय जानी गई। किसकी? प्रांतीय विधानमंडलों की राय जानी गई, जनता की राय जानी गई और संविधान सभा के सदस्यों की राय जानी गई। इस राय से के पश्चात जो सुझाव दिए गए, उस सुझाव पर फिर विचार विमर्श करने के लिए, मतलब अब जो संशोधित प्रस्ताव आ गया, संशोधित प्रारूप आ गया संविधान का, मतलब अमेंडेड जो उसका ड्राफ्ट आया,
उस पर विचार विमर्श करने के लिए फिर 3 वाचनों का, 3 रीडिंग्स का आयोजन किया गया। प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला था। द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला था और ये सबसे महत्वपूर्ण वाचन था। इस वाचन के दौरान प्रारूप संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद पर क्रमशः विचार विमर्श किया गया। बड़ी सूक्ष्मता के साथ, बड़ी गहराई के साथ उस पर विचार विमर्श किया गया और इस वाचन के दौरान संविधान सभा के सदस्यों ने लगभग 7,635 संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे, जिनमें से 2,473 संशोधनों पर विधिवत विचार विमर्श करके उनमें से परिवर्तन और बदलाव को भी स्वीकार किया गया था। इसी प्रकार तृतीय वाचन मतलब थर्ड रीडिंग 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। अतः इसी तृतीय वाचन के अंतिम दिन अर्थात 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के 284 सदस्यों की उपस्थिति में संविधान को पारित घोषित किया गया। 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उनको लेकर संविधान सभा के 284 सदस्यों ने इस पारित संविधान पर हस्ताक्षर किया। मतलब इस दिन संविधान को पारित घोषित कर दिया गया। इस प्रकार पारित संविधान में, इस प्रकार निर्मित संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियों की व्यवस्था की गई। 8 अनुसूचियों का प्रावधान किया गया। संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन का समय लगा था। 395 अनुच्छेदों में से निम्नलिखित 15 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया। ये प्रावधान अंतरिम संसद, नागरिकता, चुनावों व संविधान के अस्थायी प्रावधानों से संबंधित थे, जिन्हें हम अनुच्छेदों के रूप में देखें तो अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, इन्हें अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 367, अनुच्छेद 379, अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 388, अनुच्छेद 391, अनुच्छेद 392 और अनुच्छेद 393, ये 15 अनुच्छेद तत्काल प्रभाव से 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया। 26 नवंबर 1949 की तिथि को संविधान के अंगीकार तिथि के रूप में जाना जाता है। संविधान के एडॉप्ट करने की तिथि के, कॉन्स्टिट्यूशन के एडॉप्ट करने की डेट के रूप में याद किया जाता है। मतलब संविधान सभा के द्वारा इसी तिथि को संविधान को स्वीकार कर लिया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ। संविधान पारित घोषित किया गया। संविधान सभा के द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया, संविधान को एडॉप्ट किया गया और संविधान के 15 अनुच्छेदों को लागू भी किया गया। लेकिन पूरे संविधान को, संपूर्ण संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब यहां एक विचारणीय प्रश्न ये है कि 26 नवंबर 1949 को जब संपूर्ण संविधान बन गया था और उस संविधान के कुछ प्रावधानों को लागू भी किया गया, तो पूरे संविधान को क्यों नहीं लागू किया गया? पूरे संविधान को लागू करने की तिथि 26 जनवरी 1950 को क्यों नियत की गई?
क्यों निर्धारित की गई? इसके पीछे कुछ ऐतिहासिक तथ्य निहित हैं। असल में आप जानते हैं कि 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया गया था। लाहौर जो वर्तमान पाकिस्तान का हिस्सा है, चूंकि 1929 की बात है तब भारत विभाजित नहीं हुआ था, पाकिस्तान भी भारत ही था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कांग्रेस के इस सेशन के मतलब अंतिम तिथि पर लाहौर में रावी नदी के तट पर अर्धरात्रि को इंडियन फ्लैग को फहराते हुए जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रवादियों ने 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता, पूर्ण स्वराज दिवस मनाने का संकल्प लिया था। इस प्रकार 26 जनवरी 1930 को पहला पूर्ण स्वाधीनता दिवस, पहला पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। संविधान निर्माता हमारे राष्ट्रवादियों द्वारा नियत किए गए इसी 26 जनवरी की तिथि के स्मृति को संजोए रखना चाहते थे। वो हमारे आने वाली जनरेशन में एक संदेश कन्वे करना चाहते थे, एक मैसेज कन्वे करना चाहते थे कि हमारे राष्ट्रवादियों के द्वारा 26 जनवरी को एक विशेष संकल्प लिया गया था, और वो संकल्प था भारत की पूर्ण स्वाधीनता का, भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का, भारत के पूर्ण स्वराज का संकल्प था। और इस स्वराज के पीछे जो तमाम शहादतें कुर्बानियां दी गई थीं, उन शहादतों और कुर्बानियों से आने वाली पीढ़ियों को अवगत कराया जा सके, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां भी देश हित में, देश की सुरक्षा के लिए, देश के विकास के लिए उसी प्रकार की कुर्बानी देने के लिए खुद को तैयार कर सके। तो एक स्मृति के रूप में, एक स्मृति संजोए रखने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता के पहले पूर्ण स्वराज की तिथि घोषित कर दी थी। उन्होंने इस बात के लिए प्रतिबद्धता दर्शाई थी कि हम स्वतंत्र अभी हो चाहे ना हो, लेकिन हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और स्वतंत्रता के पूर्व प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को भारत में स्वाधीनता दिवस के रूप में, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को आयोजित की गई थी। संविधान सभा की इस अंतिम बैठक की तिथि पर संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय नव लोकतंत्र का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया, तथा इसी तिथि को जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में, जो हमारा नेशनल एंथम होगा, तथा वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में, जो हमारा नेशनल सॉन्ग होगा, के रूप में संविधान सभा ने इसे स्वीकार किया। संविधान सभा ने स्वीकार किया कि भारत का राष्ट्रगान क्या होगा, जनगण मन। संविधान ने स्वीकार किया कि हमारा राष्ट्रगीत क्या होगा, वंदे मातरम। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन को राष्ट्रगान और बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित वंदे मातरम नामक काव्य राष्ट्रगीत के रूप में संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया। कब? संविधान सभा की अंतिम बैठक की तिथि पर, मतलब 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन लगभग भारत गणतंत्र बन गया। 24 जुलाई 1947 को तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में संविधान सभा के द्वारा मान्यता दी गई, और इसी प्रकार मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को औपचारिक रूप से संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था।
अब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का संविधान सभा के सदस्य संख्या पर क्या प्रभाव पड़ा था? संविधान सभा की शक्ति पर क्या प्रभाव इसने डाला? संविधान सभा को किस किस तरह का दायित्व मिला भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत? क्योंकि आप जानते हैं 30 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रकाशित की गई योजना के अनुसार देश का विभाजन स्वीकार कर लिया गया। परिणाम स्वरूप संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घटकर 324 हो गई, जिसमें से 235 सदस्य प्रांतों से तथा 89 सदस्य देशी रियासतों के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। भारत का फाइनल विभाजन, अंतिम विभाजन, औपचारिक विभाजन भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा किया गया। इसका मतलब है कि इस अधिनियम ने भारत को 2 डोमिनियन स्टेट में, 2 डोमिनियन राज्यों में, 2 अधिराज्यों में, 2 उपनिवेश राज्यों में विभाजित कर दिया, भारत और पाकिस्तान में। क्योंकि संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था, तो अभी संविधान सभा में जो 389 सदस्य थे, इसमें वो सदस्य भी थे जो पाकिस्तान निर्माण के बाद वो पाकिस्तान के हिस्से में चले गए। तो जाहिर है कि संविधान सभा की सदस्य संख्या घट जाएगी, तो संविधान सभा की सदस्य संख्या घटकर 324 हो गई। इसी प्रकार 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का एक बार फिर पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन का मतलब था कि संविधान सभा में बहुत सारे ऐसे सदस्य जो वयोवृद्ध थे उस समय, जो कार्य करने में अक्षम हो गए थे, जो कार्यक्षम नहीं रह गए थे, कुछ एक्सपायर कर गए थे, उन्हें भी हटाया गया। लिहाजा संख्या घटकर 299 हो गई। इस 299 में 229 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि के रूप में शामिल किए गए तथा 70 सदस्य देशी रियासतों के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। तो इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का संविधान सभा के सदस्यों पर जो प्रभाव पड़ा, वो प्रभाव किस कारण से पड़ा? इसी प्रकार भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत संविधान सभा एक संप्रभु सभा हो गई। संविधान सभा अब ब्रिटिश सरकार के द्वारा उसकी शक्तियों को, संविधान सभा की शक्तियों को ब्रिटिश सरकार के द्वारा सीमित या नियंत्रित नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि ब्रिटेन का शासन इसी अधिनियम के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 47 का समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने घोषित किया कि भारत पर ब्रिटेन की सर्वोच्च सत्ता का अंत किया जाता है और भारत की सर्वोच्च शक्ति और सत्ता उत्तरदायी हाथों में सौंपा जाता है, और वो उत्तरदायी हाथ क्या था? संविधान सभा थी। तो भारत के संदर्भ में संविधान सभा को संप्रभु बनाया गया। अब भारत के संबंध में ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाई गई विधियों को खारिज करने की पावर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को मिल गई, संविधान सभा को मिल गई। तो इस प्रकार संविधान सभा की शक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ा, संविधान सभा की भूमिका पर क्या प्रभाव पड़ा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा? इस कानून के द्वारा संविधान सभा भारत में प्रथम संसद के रूप में, प्रथम विधायिका के रूप में, प्रथम विधान मंडल के रूप में अस्तित्व में आई। अब संविधान सभा मतलब भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से प्रावधान किया कि अब संविधान सभा सिर्फ संविधान का निर्माण नहीं करेगी, बल्कि भारत की तत्कालीन शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए वो कानूनों का निर्माण भी करेगी और उन्हें लागू करने का दायित्व भी अपने कंधों पर लेगी। और ये दोनों कार्य संविधान सभा अलग अलग कार्य दिवसों पर करेगी। इस कानून के द्वारा यह भी प्रावधान था कि जिस समय संविधान सभा संविधान के निर्माण का कार्य करेगी, उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे, और जिस समय संविधान सभा देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए कानूनों का निर्माण करेगी, उस समय उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं,
जीवी मावलंकर करेंगे, गणेश वासुदेव मावलंकर करेंगे। 17 नवंबर 1947 को संविधान सभा विधानसभा के रूप में, विधायिका के रूप में, संसद के रूप में अपनी पहली बैठक से लेकर 24 जनवरी 1950 संविधान सभा की अंतिम बैठक तक संविधान सभा दोनों दायित्वों का निर्वहन, संविधान बनाने वाली संस्था के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन, शासन व्यवस्था को चलाने के लिए विधायिका के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन करती रही। 1950 में जब भारत का संविधान लागू कर दिया गया तो संविधान लागू होते ही संविधान सभा स्वयं को डिसॉल्व कर लिया, संविधान सभा स्वयं को भंग कर लिया। 1951 तथा 52 में जो प्रथम आम चुनाव कराया गया, इस प्रथम आम चुनाव के पश्चात जिस संसद का निर्माण किया गया, उस संसद के अस्तित्व में आने तक, उस संसद के अपना कार्यभार संभालने तक भारतीय संविधान सभा अभी भी विधायिका के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करती रही, अभी वो अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती रही। और प्रथम आम चुनाव के बाद जो अस्थायी संसद अस्तित्व में आई और जैसे उसने कार्य संभाला, संविधान सभा अपने विधायिका की भूमिका से भी, मतलब वो अपने को डिसॉल्व कर लिया, अपने को वो अलग कर लिया, अपने को वो पृथक कर लिया। तो ये थे संविधान निर्माण से संबंधित प्रमुख तथ्य, उनसे संबंधित प्रमुख प्रावधान। भारतीय संविधान निर्माण में उसमें कुल 15 महिलाएं संविधान निर्माण करने के लिए जिस संविधान सभा का गठन किया गया था, उस संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं भी शामिल थी। संविधान कितने दिन में बना? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। 114 दिनों तक संविधान के प्रारूप पर बहस हुई थी, उस पर विचार विमर्श किया गया था। संविधान की कार्यवाही को कुल 53,000 लोगों ने देखा था। संविधान बनाने में कुल 63,96,275 रुपए खर्च हुए थे, मोटी मोटा 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। ये संविधान से संबंधित प्रमुख फैक्ट थे या उससे संबंधित अवधारणाएं थी। ठीक है, थैंक यू। यदि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो, आपके लिए परीक्षा उपयोगी लगा हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा अनअकैडमी को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा लेक्चर ये आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, थैंक यू।